हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। तो अनुनाद जो है इसको सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने 1920 में दिया था। उसके बाद पॉलिंग ने इसे 1930 में क्या किया था, मॉडिफाई किया था, प्रतिपादित किया था। तो रेजोनेंस पढ़ने से पहले हम ये ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टडी करते हैं। तो ओजोन जो है O3 होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि ये दोनों ऑक्सीजन किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, उपसहसंयोजन या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे A और B है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ये सहसंयोजक बंध बनेगा। परंतु जब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, साझे के जो इलेक्ट्रॉन है एक ही एटम द्वारा दिए जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन बंध। तो ये जो उपसहसंयोजक बंध है एक तरह से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड होता है ओनली। तो इसमें जो है 2 ऑक्सीजन जो है आपस में डबल बॉन्ड द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि ये जो दोनों ऑक्सीजन है किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर हम इस ओजोन मॉलिक्यूल जो है, ओजोन का जो अणु है, इसके हम बंध एंथैल्पी का मान निकालें, बंध ऊर्जा का मान निकालें तो डबल बॉन्ड के लिए ये आता है 150 किलो जूल पर मोल, यानी कि इसको तोड़ने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है 150 किलो जूल पर मोल। जबकि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी का मान कितना है, 120 किलो जूल पर मोल। परंतु वास्तव में हम देखें तो एक्चुअल में जो बॉन्ड एंथैल्पी है दोनों जो बंधों की है वो क्या होती है, सेम होती है, और वो किसके इक्वल होती है, 130 किलो जूल पर मोल। तो इस अगर हम इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये जो डबल बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होने के कारण ये जो बंध लंबाई है कम होनी चाहिए और ये जो बंध लंबाई है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु वास्तव में क्या होता है, दोनों जो ऑक्सीजन है उनकी बंध लंबाई क्या होती है, मतलब दोनों जो बंध हैं उनकी ऑक्सीजन जो ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन जो एटम है ओजोन में, इनकी जो दोनों बंध हैं उनकी बंध लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया, रेजोनेंस की धारणा दी गई। तो रेजोनेंस है क्या कि किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर में, जब किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर के द्वारा उसके किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को, उसके गुणों को एक ही संरचना द्वारा ना समझाया जा सके, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी, उसको एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा न समझाया जा सके तो उसके लिए क्या लिखनी पड़ती है, एक से अधिक संरचनाएं लिखी जाती हैं। ये जो सभी संरचनाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, अनुनादी संरचनाएं, या इनको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। इन संरचनाओं में जो एटम की पोजीशन है वो क्या होती है, समान रहती है, ओनली जो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है। तो इन सभी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इन संरचनाओं का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वास्तविक संरचनाएं नहीं है ये केवल क्या है, हाइपोथेटिकल संरचनाएं हैं। तो इन सभी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं, और इन सभी संरचनाओं को जो मिला जुला रूप है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो होती है सभी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ओजोन की 2 हैं तो ये इनका क्या होती है, मिक्सचर होती है। ये जो धारणा है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो तो क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है और क्या होती है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। परंतु ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, काल्पनिक संरचनाएं हैं जो लिखी गई हैं किसके, इस मॉलिक्यूल के विभिन्न गुणों को समझाने के लिए। तो एक्चुअल में रेजोनेंस जो है उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से विभिन्न संरचनाएं, जैसे कि इसमें ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर आ गया, जिससे ये डबल बॉन्ड हो गया और ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से विभिन्न रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है।
ऊर्जा जो है वो क्या होती है, मुक्त होती है। तो जितनी अधिक संरचनाएं बनेंगी उतनी ही ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा बाहर निकलेगी वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा कहते हैं इसे। तो अब हम डिस्कस करते हैं अनदर एग्जाम्पल, ये कार्बोनेट का है, जिसमें कार्बोनेट में क्या है, -2 चार्ज होता है, CO3-2। तो इसमें ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, जबकि ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और इन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट होकर यहाँ आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, जैसे कि इस संरचना में दिख रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इन सभी संरचनाओं में क्या है, सभी जो बॉन्ड है उनमें डबल बॉन्ड के भी कैरेक्टर हैं और क्या है, सिंगल बॉन्ड के। तो इसको हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चूंकि चार्ज जो है हमें पता नहीं है किस एटम, ऑक्सीजन एटम पर है, तो इसको हम इस पूरे ब्रैकेट में लिखकर इस पर -2 चार्ज लगा देते हैं। इसके बाद बेंजीन है, तो बेंजीन में भी क्या है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनती हैं। इन संरचनाओं को हम कैकुले संरचनाएं कहते हैं, और ये जो संरचनाएं हैं क्या कहलाती हैं, डेवार संरचनाएं, और ये क्या है, इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी तरह कार्बोक्सिलेट आयन है, इस कार्बोक्सिलेट आयन में RCOO-, ये डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और ये क्या है, O-। तो इसमें भी क्या है, इसकी जो बंध ऊर्जा है C डबल बॉन्ड O की अधिक होनी चाहिए, और इसकी बंध ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। परंतु वास्तव में दोनों बंधों की ऊर्जाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज के, ये यहाँ आएंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पर, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसकी रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी, सिंगल बॉन्ड रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर रहेंगे ना, यानी कि ये ना तो सिंगल बॉन्ड होता है और ना ही क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और इस पर चार्ज क्या रहता है, माइनस रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। तो अनुनाद ऊर्जा क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसकी जो एक्चुअल संरचना है, यानी कि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसकी ऊर्जा, और इसकी जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है अनुनादी जो संरचना है उसकी ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। यानी कि मोस्ट स्टेबल जो अनुनादी संरचना है उसकी ऊर्जा, और जो इसकी एक्चुअल संरचना है, वास्तविक जो संरचना है, उन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर जो है वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं इसको। तो अब इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, इसको नापते कहते हैं, क्योंकि ये जो रेजोनेंस एनर्जी है इसके द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल को क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए इसकी 3 इसमें एनर्जी जो है हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा है वो हम प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर लें, और हम क्या करें, फॉर्मूले से, यानी कि मोस्ट जो स्टेबल इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी सहायता से हम कैलकुलेट कर लें, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लें। इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। यदि हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा नहीं है तो किसी मॉलिक्यूल के लिए हम हीट ऑफ फॉर्मेशन से भी क्या निकाल सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रयोगों द्वारा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे और समवन ऊष्मा का मान निकालेंगे, और क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर है उसकी हम थ्योरेटिकल वैल्यू सैद्धांतिक रूप से या कैलकुलेट करके सूत्र की सहायता से वो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लें, तो उन दोनों ऊर्जाओं का अंतर क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। इसी तरह यदि हम हीट ऑफ कंबस्टन, यानी कि दहन जो ऊष्मा है वो हम प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर लें, और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए जो हीट ऑफ कंबस्टन है वो ज्ञात कर लें, तो इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर भी क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। अब हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन में क्या है, 3 डबल बॉन्ड रहते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड जो है, जब इसकी हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यानी कि एल्कीन से क्या बन रहा है,
एल्केन बन रहा है, तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। यानी कि हाइड्रोजन के जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होएगी उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। इसका कितना मान है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो 28.6 किलो कैलोरी पर मोल आता है। यदि हम देखें बेंजीन की संरचना में तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अभिक्रिया करेंगे और क्या बना रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें जो ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए वो कितनी होगी, 28.6 इंटू 3, यानी कि 3 डबल बॉन्ड है इस कारण से। तो टोटल कितनी आ जाएगी, 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि ये जो वैल्यू आई है कैलकुलेटेड वैल्यू है इस फॉर्मूले की सहायता से। ये जो बेंजीन की संरचना है जो कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल अनुनादी संरचना है, इसकी जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा है, यानी कि थ्योरेटिकली हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितनी आ गई, 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। यदि हम वास्तविक हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा निकालें बेंजीन के लिए, यानी कि प्रयोगों द्वारा हम ज्ञात करें, तो वो वास्तव में कितनी आती है, 49.8 किलो कैलोरी पर मोल आती है। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। तो इस ऑब्जर्व वैल्यू में से अगर हम कैलकुलेट वैल्यू घटा दें तो कितना आता है बेंजीन के लिए, 36 किलो कैलोरी पर मोल। ऊर्जा जो हो रही है, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ऊर्जा जो है रिलीज हो रही है। तो ये जो ऊर्जा है 36 किलो कैलोरी पर मोल, ये क्या कहलाती है, अनुनाद ऊर्जा। जितना अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होता है उतना ही अणु को क्या है, स्थायित्व मिलता है, अर्थात वो अणु जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये तो था रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। थैंक यू।